नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जन सदन में आप सभी का स्वागत है। कबीरदास की एक पंक्ति थी जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का हो। यह आज के राजनीतिक परिवेश में आप कह सकते हैं कि सबसे सटीक मुहावरा कह लीजिए, सबसे सटीक करता है। चुनाव आता है तो सारे नेता सबके पास पहुंच जाते हैं। जब चुनाव नहीं हो और अगर वो सबके पास पहुंचे तो चुनाव में आने के बाद उनको क्या जरूरत है कि अपनी महिमा मंडल कराने की या अपनी गुणगान कराने की या अपनी गाथा सुनाने की। राहुल गांधी उत्तराखंड में चारों धाम की यात्रा पे है। ठीक है, उनकी राजनीतिक यात्रा नहीं है, पर्सनल यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, लेकिन हम धार्मिक यात्रा को भी राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे क्योंकि चुनाव लोकसभा का सामने है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी भी आते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ का माहौल है, एक तरफ तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, दूसरी तरफ 24 में लोकसभा का चुनाव प्रस्तावित है। और अगर बड़े नेता 4 धाम में आएंगे तो राजनीतिक चर्चा बनती है और हम इसलिए उसे राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे भी और उस पर चर्चा करेंगे भी, भले कांग्रेस कह रही हो कि यह राजनीतिक यात्रा उनकी नहीं है। और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव वर्मा जी। संजीव वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार नेता, प्रदेश में इनकी जो पहचान है स्पष्टवादिता के रूप में है। उमा सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के भी लोग जुड़ेंगे। आपसे मैंने कहा कि राहुल गांधी हैं तो कांग्रेस नेताओं को भाई फुर्सत तो होगी नहीं क्योंकि उनके टॉप मोस्ट लीडर यहाँ पे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रवि शरण जी है। रवि शरण जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे आपका। सबसे पहले संजीव वर्मा जी के पास चलते हैं। संजीव वर्मा जी, राहुल गांधी जी की 3 दिवसीय यात्रा है उत्तराखंड में, चारों धाम में जा रहे हैं। आज उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किया, आशीर्वाद भी लिया और आशीर्वाद में मांगा भी होगा बहुत सी चीजें। किस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को देख रही है, जबकि उनका सीधे सीधे कहना है कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं है। संजीव वर्मा जी। संजय जी, उत्तराखंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, जाते हैं और 4 धाम यात्रा में अभी तक 54 लाख से अधिक यात्री श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं और हम अतिथि देवो भव के भाव से देवभूमि में जितने भी लोग आते हैं सबका स्वागत करते हैं। किंतु यदि राहुल गांधी जी एक श्रद्धालु बनकर आए हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, किंतु यदि वो राजनीतिक रोटियां सेकने यहाँ पर आए हैं और छद्म हिंदूवाद की जो उनकी एक परंपरा रही है, जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनने का काम करते हैं, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, जिस तरह से वो हिंदू संस्कृति वाले क्षेत्रों में जाते हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, केरल जाते हैं तो क्रॉस लटका लेते हैं, तेलंगाना जाते हैं तो गमछा टोपी लगा लेते हैं। तो ये बहरूपिया वाला जो एक उनका चरित्र है, उसके लिए तो मैं सोचता हूँ ऐसे लोगों के लिए क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, और पूरा देश जानता है, समझता है। और राहुल गांधी जी जो 2013 की केदारनाथ त्रासदी, भयावह त्रासदी हुई थी, उस समय उनको केदारनाथ आना चाहिए था, सोनिया गांधी जी को केदारनाथ आना चाहिए था। और यहाँ पर जितने श्रद्धालु अपने प्राणों की आहुति उस समय जिन लोगों ने दी, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, किंतु 7 दिनों तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने उस इतनी भारी घटना और जो एक त्रासदी थी उसको पूरी तरह से ब्लैंक रखा और लोगों को अपने हाल पर छोड़ने का काम किया। जो बाहर से जितने भी लोग
उसमें मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। उन लोगों की मदद मोदी जी को भी जाने से रोका गया था। मोदी जी को भी जाने से रोका गया। मोदी जी उस समय माननीय मुख्यमंत्री गुजरात थे और उन्होंने पूरी केदार नगरी का पुनरुद्धार करने का, पुनर्निर्माण करने का और वहां पर जो भी सहायता राशि की आवश्यकता थी उसको अपने स्टेट से देने का भी एक प्रपोजल रखा था, किंतु थोथी राजनीति के चलते इन्होंने उसको सिरे से नकारने का काम किया। और जिस तरह से आज राहुल गांधी जी मात्र और मात्र राजनीति करने के उद्देश्य से केदारनाथ पहुंचे हैं, तो मैं सोचता हूँ पूरा देश देख रहा है कि 5 राज्यों में इस समय चुनाव है, उसके दृष्टिगत वो वहां की यात्रा पर गए हैं। और ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि पूरी तरह से एक राजनीतिक यात्रा है। और जिस तरह से उनका एक चरित्र रहा है देश के अंदर भी, चरित्र क्या चरित्र रहा। चलिए मैं लौटता चरित्र किस चरित्र की बात करते हैं आप साहब? देश के अंदर भी भारत को गलियाने का काम करते हैं, विदेश की धरती पर भी भारत को गलियाने का काम करते हैं। तो ऐसे जो नेता हैं उनका सब कुछ समझ आता है कि उनका वहां जाने का उद्देश्य क्या है। चलिए मैं रवि शरण जी के पास चलूं, उसके पहले मैं उमा जी के पास चलता हूं। उमा जी, जब कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं है, यह व्यक्तिगत यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, इस पर राजनीतिक चर्चा नहीं की जाएगी और राजनीतिक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हम लोग कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में एक है, उनकी एक अपनी पहचान है, तो हम यात्रा की बात करेंगे, हर चीज पे उनकी बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब के बाद सीधे कह रही है कि उनकी यह पूरे रूप से राजनीतिक यात्रा है। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है और खासतौर पर जब राजनीति में होता है तो उसका कुछ भी पर्सनल नहीं रह जाता, कोई भी यात्रा व्यक्तिगत नहीं रह जाती है। ये व्यक्तिगत यात्रा है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि ये राहुल गांधी जी की व्यक्तिगत यात्रा है, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप एक नेता हैं, एक लीडर हैं, आपके हजारों लोग जो हैं आपको वोट करते हैं लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव में, तो आप जहाँ भी जाएंगे जनता आपके साथ जाएगी। जनता की पूरी नजर अपने नेता के हर कदम पर होगी, हर पदचाप पर होगी कि हमारा नेता आज घर से निकलकर किधर चला है, कहाँ गया है, और उसके राजनीतिक कयास लगाए जाएंगे। क्योंकि आप राजनीति कोई एक मतलब इस तरह का नहीं है कि आप कुछ दिनों कुछ टाइम के लिए राजनीतिक हो गए और कुछ टाइम के लिए आप व्यक्तिगत हो गए। आप राजनीति में है तो आप 24 घंटे राजनीति में हैं, और आपका एक एक कदम, आपने क्या पहना है, आप क्या खाते हैं, आप क्या कहाँ जाते हैं, आपका लाइफ स्टाइल है, हर चीज को लोग आज सोशल मीडिया के जमाने में तो बहुत ज्यादा फॉलो करने लगे हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी तमाम राजनीतिकों से कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल मत समझिए कि आप कहीं शादी में गए या कहीं भी गए या कहीं मंदिर में गए तो वो आपका पर्सनल मुद्दा हो जाएगा। उस समय भी लोगों की निगाह में आप हैं, और राहुल गांधी जी एक बड़े नेता हैं हिंदुस्तान के, तो ऑब्वियसली सारी कांग्रेस पार्टी वहां पर है और सारा मीडिया वहां मौजूद है, तो ये राजनीतिक यात्रा ही है, यही माना जाएगा। लेकिन ठीक है, आप मंदिर आते हैं, आप केदारनाथ आते हैं, आपकी जो आस्थाएं हैं, जो आपकी धार्मिक भावनाएं हैं, उनका भी पूरी सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान के उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्शन होगा तो सिर्फ इस बात पे होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि राहुल जी ऐसा नहीं करेंगे कि जूते पहन के गर्भगृह में घुस जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वो कैमरे लेके केदारनाथ के गर्भगृह में नहीं जाएंगे, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने केदारनाथ यात्रा के दौरान किया। और मैं ये भी समझती हूँ कि अड़ोस पड़ोस के किसी राज्य के चुनाव को देखकर आप अपना ड्रेसअप उस राज्य के जैसा नहीं करेंगे, क्योंकि मीडिया आपके चारों तरफ है, तो आप उस तरह के कपड़े नहीं पहनेंगे। बहुत अच्छी तरह से जी, आपने तो दोनों के निशाने पे ले लिया। मैं उम्मीद करती हूँ राहुल जी से कि आप जैसे हैं वैसे रहिए। जनता को मालूम है कि आप कैसे हैं, जनता आपके एक एक कदम पर आपकी नजर रखती है, और जनता जनार्दन है। जो भी कुछ देश में चल रहा है, मैं समझती हूँ कि पढ़े लिखे युवा सोशल मीडिया के जमाने में एक एक चीज पर नजर रखते हैं। तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि राहुल जी से कि आप जाइए, देश की उन्नति के लिए, विश्व की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, वहां पर हमारी भी दुआएं उसमें शामिल कीजिए, और इस तरह का कुछ मत कीजिए कि जिस तरह की कुछ गलतियां हमारे और दूसरे बड़े नेताओं से हो। बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन की तरह स्मार्ट जवाब दिया आपने, मैं तो तारीफ करूंगा, क्योंकि आपने एक तरफ राहुल गांधी को भी अगर नसीहत दी तो दूसरी तरफ भाजपा को भी आईना दिखाया। रवि शरण जी,
संजीव वर्मा जी ने दो विषय उठाए। एक तो ये कहा कि कांग्रेस के न कहने के बाद भी राजनीतिक यात्रा है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि 13 में केदारनाथ में एक दैवीय आपदा आती है और उस समय कांग्रेस की सरकार होती है। कांग्रेस की सरकार होने के बाद यहाँ भी होती है, केंद्र में भी होती है, और यहाँ पे उस आपदा के दौरान बहुत निष्क्रियता बरती गई। 7 दिन उनका कहना है कुछ नहीं किया गया। और जो आदमी मुख्यमंत्री था, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो आदमी मुख्यमंत्री उस समय था उसको भारतीय जनता पार्टी ने ससम्मान अपने यहाँ ले लिया। तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी का ये कहना बनता है कि उस समय जो निष्क्रियता बरती गई उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है कि व्यक्ति विशेष था? नहीं, देखिए ऐसा है, निष्क्रियता बरती गई ये तो मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया, राजनीतिक स्टेटमेंट हो गया। ये जरूर है कि आपदा इतनी बड़ी थी कि उस समय अगर कुछ भी किया, मैं अपनी दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ कि उसमें कुछ भी किया जाता उस समय कम होता। रही जो लोग आए जिनकी बात की गई कि वो आए थे, तो ये सबने देखा था कि वहां से गुजरात की ही बसें सिर्फ लगाई गई थी। जिन्होंने भी जो अभी बड़ाई बात की जा रही थी उसमें ये देखा था कि एक मुख्यमंत्री आया था और उसने सिर्फ अपने राज्य के लिए बसें लगाई थी, और ये बात वहां के सारे पत्रकारों ने नोट करके लिस्ट वाइज उस समय दी थी। रही बात इसकी, किसी ने भी किया, थोड़ा किया, ज्यादा किया, सरकार भी उस समय बहुत कुछ कर रही थी, पर केदारनाथ जैसी आपदा भगवान ना करे कभी आए, क्योंकि ऐसी आपदाओं में आप किसी भी स्तर पे जाके काम करें, शुरुआती दौर पे इतना बड़ा नुकसान, हजारों लोगों का अचानक से कुछ ना पता चलना, आप क्या कर सकते हैं? आप मैजिशियन भी हो, आप आध्यात्मिक शक्ति ही हो, आप भगवान ही हो, उस समय कहां से आप उठा के ला सकते हैं? क्योंकि वो आपदा तो घट चुकी होती है। और वही हुआ, कांग्रेस ने किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, उन स्थितियों को उसी समय संभाला गया। वो स्थिति समझ ही नहीं सकती थी, 20 दिन तक तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कहां क्या हो रहा है, कहां क्या हुआ है, इस तक का पता नहीं था। हाँ, राजनीतिक यात्रा, राजनीतिक आदमी होगा तो जरूर वो राजनीतिक यात्रा ही करेगा, और जिन लोगों ने की उन्होंने भी राजनीतिक यात्रा ही की, राजनीतिक स्टेटमेंट ही दिया था। आप उस समय के अखबारों को अगर उठा के देख ले तो साफ साफ ये परिलक्षित होता था। अब जी प्लीज, आप कुछ कह रहे थे? मेरा ये कहना है कि अगर कांग्रेस ने सीधे तरफ से नकार दिया कि ये हमारी कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, हम इस पे राजनीतिक मीटिंग नहीं करेंगे, राजनीतिक मुलाकात नहीं करेंगे, राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, तब तो हमारे समझ से विराम लगाने की जरूरत है ना साहब। जिस तरह से संजीव वर्मा जी ने सीधे सीधे कहा कि चुनाव के दृष्टिकोण में ये पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि भले ही कांग्रेस ने ये कह दिया कि ये है, लेकिन इतना बड़ा नेता अगर आता है तो निश्चित सी बात है विपक्षी दल उस पर कुछ ना कुछ टिप्पणियां करेंगे। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि साहब हमारी यात्रा है और आप इतने बड़े देश स्तर के नेता हैं और उस पर कोई कुछ कहेगा। तो 4 बातें जरूर होंगी। हाँ, ये जरूर है कि छद्म आवरण धारण करने से उनको बचना चाहिए, छद्मावेशी नहीं होना चाहिए, हर जगह जाके उसका लाग लपेट करके और उसको दिखाना पट्टा कहीं और का और वो कहीं और का, ये नहीं करना चाहिए। अगर ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, अगर ये कहते हैं कि ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, तो उनको जैसे सामान्य आदमी भगवान के सामने जाता है, वो बड़े नेता हैं तो वो भगवान तो उनके लिए भी वैसा ही है, तो उनको छद्मावरण धारण नहीं करना चाहिए। उनके लिए रेड कारपेट नहीं बिछा होना चाहिए। रेड कारपेट पे जाके एक ऐसी जगह पे आप फोटो खिंचवा ले जहां पे जनता बोले कि साहब वहां तो पहुंचा ही नहीं जा सकता है, तो फिर ये देखा, तो फिर वो कांग्रेस कुछ भी कहे फिर यही कहा जाएगा कि भैया ये तो राजनीति है। संजीव वर्मा जी, दोनों लोगों ने परोक्ष या परोक्ष रूप से माननीय मोदी जी को ही कहा कि ऐसी जगह पे जाके फोटो खिंचवा लिया गया, और वह चर्चा भी आज के दौर में तो मतलब आज की चर्चा में तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन कहना तो है जब कोई राजनीतिक व्यक्ति आता है और राजनीतिक कोई भी एक्टिविटी करता है तब तो काउंट किया जाएगा ना। संजीव वर्मा जी। संजय जी, देखिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, वो जब आते हैं उत्तराखंड को विशेष सौगातें देकर जाते हैं और यह परिलक्षित करता है कि उत्तराखंड के प्रति उनके जो एक मनोभाव है। आप चाहे ऑल वेदर रोड की बात करें, चाहे रोपवेज की बात करें, चाहे एक्सप्रेस हाईवेज की बात करें, कर्णप्रयाग रेल परियोजना की बात करें, चाहे अभी कुमाऊं मंडल में आए तो मानस खंड जो परियोजना को 4 चांद लगाने का उन्होंने काम किया। जागेश्वर मंदिर माला जो है उसको पूरे विश्व पटल पर एक नई पहचान देने का काम किया।
और आदि बद्री कैलाश और जो पार्वती कुंड, इस तरह के जितने भी हमारे पौराणिक केंद्र, आस्था के केंद्र हैं, उनको विश्व पटल पर लाने का उन्होंने काम किया। मैं सोचता हूँ कि यदि हम कहें कि उत्तराखंड की देवभूमि का और उत्तराखंड की अध्यात्म का वो एक ब्रांड एम्बेसडर के भूमिका अदा कर रहे हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनका एक आस्था है देवभूमि के प्रति और हमेशा उसी भाव से वो लोग काम करते हैं। वो कोट के ऊपर जनेऊ नहीं पहनते, दूसरी पार्टियों की तरह दिखावा नहीं करते, जो अंदर है वो बाहर है। और हमेशा जब भी आते हैं उत्तराखंड को कुछ देकर जाते हैं, और ये नहीं है, आप कभी भी जब वो आए, उत्तराखंड की भलाई के लिए उन्होंने काम किया। उत्तराखंड के जो सीमांत क्षेत्र हमारा पूरा एक अछूता था विकास से, माणा जैसी जगह में 4G सेवाएं देने का जिन्होंने काम किया, माणा जैसी जगह को डबल लेन करने का काम किया, जिसको हम अंतिम गांव बोलते थे उसको प्रथम गांव के रूप में स्थापित करने का काम किया। जहां कांग्रेस की आज तक एक मानसिकता थी कि सीमांत क्षेत्रों को हम विकसित नहीं करेंगे, नहीं तो चाइना तक जाने का एक तरह से हम बनाएंगे तो चाइना भी बना लेगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने हमारे जितने सीमांत क्षेत्र थे उनको विकास से पूरी तरह अछूता रखा। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे लोग सुविधाओं के ना होने की वजह से वहां से पलायन लगातार करते रहे। आज हमारा पूरा सीमांत क्षेत्र पूरा से एक तरह से उमा जी का कहना है कि मीडियाकरण नहीं होना चाहिए। उमा जी का सीधे सीधे आरोप है कि किसी भी चीज का मीडियाकरण नहीं होना चाहिए। संजय जी देखिए, आप कह रहे हैं मीडियाकरण, कैमरा लाइव एक्शन, ये उनका कहना है। संजय जी माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं जी, और पूरे देश की नजर उन पर रहती है। और वो जब भी आते हैं, मैंने कहा ना, वो केवल ये आपके मन के विचार हो सकते हैं, आपके मन के भाव हो सकते हैं, आप किस व्यक्ति को किस दृष्टि से देखते हैं, किस व्यक्ति को किस दृष्टि से देखते हैं, वो जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, ऐसा बोलते हैं। तो आपके मन में यदि उनके प्रति मोदी जो फोबिया आप लोगों के विपक्ष के मन में है, तो आप तो हमेशा मोदी जी को गलत दृष्टि से देखेंगे। लेकिन वो जहां भी जाते हैं हर क्षेत्र का विकास उनकी एक प्रायोरिटी होती है। और मैंने अभी जैसे आपको बोला, कांग्रेस पार्टी ने चाइना का भय दिखाते हुए पूरा सीमांत क्षेत्र को विकास से अछूता रखा। और माननीय मोदी जी ने कहा सीमांत दर्शन करिए, सीमांत जो क्षेत्र है हमारे, उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करिए, वहां पर रोजगार के नए नए साधन डेवलप कीजिए। अभी जिस तरह से हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने 2.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्ट लाने का एक लक्ष्य रखा है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी, उनका भी एक विचार, बड़ा विचार ये है कि हम पर्वतीय क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा लाएं और सीमांत क्षेत्रों तक उसको लेकर जाएं। चाहे पर्यटन की पर्वतीय क्षेत्र बताएंगे जहां पे रोजगार की बात चल रही है, चाहे पर्यटन की दृष्टि। संजीव जी, आप जानना चाहेंगे कोई पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की आप बात कर रहे हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आपने चिन्हित किया है? मैं बता रहा हूँ आपको, पिथौरागढ़ हो, चाहे चमोली हो, चाहे हमारा उत्तरकाशी हो, चाहे टिहरी हो, जगह बताए तो हम भी समझ में, वहां पे जैसे ऋषिकेश का समझ में आ गया है, हरिद्वार का समझ में आ गया। मैं आपको औली बता रहा हूँ, केदारनाथ बता रहा हूँ। और यहाँ पे बिजनेस घराने जाने के लिए राजी कर लिया आप लोगों ने? बिल्कुल राजी कर लिया। टूरिज्म के बड़े बड़े ऑफर्स हमारे पास आए हैं, हॉस्पिटैलिटी के और तमाम आईटी सेक्टर जो है हमारा इधर, हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। आईटी सेक्टर केदारनाथ लेके जाएंगे। केदारनाथ की बात कौन कर रहा है भाई? मैं पिथौरागढ़ बोला आपको, सुना कीजिए पहले आप। आईटी सेक्टर हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, शिक्षा का क्षेत्र में हो गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हो गया,
और सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारा सोलर के ऊपर हम लोग बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं, तो सोलर को हम पर्वतीय क्षेत्र में हमारे जितने इस प्रकार के क्षेत्र हैं जो एक तरह से बंजर जो पहाड़ियां पड़ी हैं उन क्षेत्रों में हम सोलर का अपना ये लगा लौटता हूं सर, तो वहां से क्योंकि आज चर्चा केवल राहुल गांधी के रोजगार और 3 दिवसीय उत्तराखंड यात्रा पे सर विकास कार्यों से अधिक विकास कार्यों की चर्चा करेंगे कर चुके हैं। हम लोग लगातार रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उमा जी, एक तो राहुल गांधी की यात्रा पे आपने बड़ा अच्छा बोला, दूसरी तरफ इनका सीधा सीधा कहना है कि विपक्ष का मतलब कांग्रेस के साथ आप लोगों के सीधे सीधे मोदी फोबिया है, बात कहीं की होगी आप ला करके मोदी जी पर पटक देते हो। देखिए एंकर महोदय, हम मोदी जी पर बात नहीं पटकते हैं, खुद हमारे प्रवक्ता महोदय जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप ही नहीं सब तमाम बीजेपी के प्रवक्ता महोदय सिर्फ मोदी का जाप करते हैं। अभी आपने कहा वर्मा जी ने कि मोदी जी यहाँ आए, मोदी जी ने हमें ये सौगातें दी, सारी परियोजना पे नाम बताया, सब मोदी जी ने दिए। भाई जब सब मोदी जी ने किया तो त्रिवेंद्र जी और धामी जी ने क्या किया पिछले 7 सालों में? इसका मतलब तो आप नकार रहे हैं, ये लोकतंत्र नहीं है। फिर इसका मतलब आप नकार रहे हैं अपनी ही चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के किए हुए कामों को। खुद बीजेपी नकार देती है कि हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल नाकारा है, जो कर रहे हैं सिर्फ मोदी कर रहे हैं। पूरे देश में सिर्फ एक आदमी नजर आता है, वो भी मोदी। तो ऐसे में विपक्ष क्या बोले फिर जब बीजेपी संजय जी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, योजनाएं 1.5 लाख करोड़। डबल इंजन लगती कब है जब एक इंजन 1.5 लाख डबल इंजन लगता ही तब है जब एक इंजन का समय उत्तराखंड में यही कहा जा रहा है। चाहे एक्सप्रेस हाईवे को देखें, चाहे मुख्यमंत्रियों का आप बोले जब मैंने ऑब्जेक्शन किया तब आपने बोला। दूसरी बात भाई साहब, मैं क्यों नहीं नाम लिया? अब अपने कान का ऑपरेशन कराइए, कान का ऑपरेशन कराइए। सुन लीजिए संजय, सभ्यता के साथ चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, जब आप सिर्फ मोदी जी के बारे में ही बात करते हैं तो विपक्ष भी सिर्फ मोदी जी के बारे में उस समय बात करता है, बाकी सारे नेतागण तो बिल्कुल धूसरित हो जाते हैं कि कहीं नजर ही नहीं आते, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो तमाम मंत्री भी। इस समय तो कोई नजर नहीं आ रहा है। कल परसों एक जीओ भी पास हुआ है यहाँ हमारे सचिवालय से कि हर उसका उद्घाटन, जो भी योजनाएं बनेंगी उत्तराखंड में, सबका उद्घाटन करने के लिए धामी जी आएंगे। बाकायदा जीओ पारित हो गया है, यानी कि उस पर्टिकुलर मंत्रालय के मंत्री की भी अब कोई वैल्यू नहीं रही। जहाँ पे जाएंगे धामी जी जाएंगे, जो जैसा बड़का करेगा छुटका भी वैसे ही करेगा। ये नेचुरल सी बात हो गई है। और इसके अलावा जैसे कि अभी आपने बोला कि सीमांत गांव से पलायन हो चुका है और सीमांत गांव से अभी हमारा मतलब काफी चाइना वहां पर है, तो थोड़ा खतरनाक स्थिति भी हो गई है। पिछले 7 सालों से आपकी सरकार है, आप बताइए कि आपने सीमांत गांव में बसाने के लिए क्या किया? घूम फिर के बात यही आती है कि पर्यटन उद्योग, मैं बहुत एक बड़ा उदाहरण देना चाहूंगी पर्यटन उद्योग के लिए। औली में हिंदुजा बंधुओं ने अपने पुत्र की शादी करी, पुत्र था कि पुत्री थी मुझे को ठीक से याद नहीं, लेकिन उनकी शादी हुई थी। गुप्ता परिवार ने शादी की थी औली में। उसके बाद उनके ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़ गए। उसके बाद कोई दूसरा उद्योगपति यहाँ पर अपने बच्चों की शादी करने के लिए नहीं आया और सारी शादियां वापस जाके गोवा में होने लगी, कोडीकनाल में होने लगी और केरला में होने लगी। उत्तराखंड की शुरुआत हुई थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता एंकर महोदय कि हम पर्यटन को, हम ठीक है, मैं मानती हूँ कि हम लोग हिमालय क्षेत्र में हम बहुत ज्यादा यहाँ पर तोड़फोड़ नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा टेंट और बैंड बाजा नहीं कर सकते, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम पर्यटन को उस तरीके से विकसित करें जहाँ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर शादियां भी हो और दूसरे समारोह भी हो और उत्तराखंड को राजस्व भी मिले और बड़े बड़े उद्योगपति जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं वो गोवा और तमिलनाडु जाने की बजाय या ईस्ट में जाने की बजाय उत्तराखंड की तरफ रुख करें। उत्तराखंड तो स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन प्रॉब्लम है हमारी सरकारों का जो रवैया है। या तो हम करेंगे नहीं, और करेंगे तो हम इतना कर देंगे कि फिर उसको बिल्कुल ही प्लास्टिक का पूरा भर देंगे पूरे प्लास्टिकों से, या फिर हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उनके ऊपर इनकम टैक्स से छापे पड़वा देंगे कि आपने शादी कैसे करी यहाँ,
वहाँ के। तो ये चीजें हैं जो उत्तराखंड की जो पॉलिसीज हैं वो सिर्फ इस तरीके से है कि आप केंद्र में जाइए, मोदी जी के पास जाइए और आप वहां से अनुदान लेके आ जाइए कि उत्तराखंड के लिए आप इतने पैसे दे दीजिए, उतने पैसे दे दीजिए। कब उत्तराखंड आत्मनिर्भर बनेगा, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जबकि उत्तराखंड को प्रकृति ने इतना कुछ दिया है कि हम स्विट्जरलैंड की तरह पूरे वर्ल्ड में उत्तराखंड को एक डेस्टिनेशन ऐसा बना सकते हैं कि लोग इटली से और यूरोप से हमारे शादियां करने के लिए और दूसरे तमाम चीजों के लिए आएंगे। जिस तरीके से एक हब हमारे ऋषिकेश में बना हुआ है, ऐसे ही तमाम खूबसूरत जगहों पर हम इस तरह का हब बना सकते हैं। सिर्फ 4 धाम यात्रा ही हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी का केंद्र इस समय बनी हुई है। लेकिन मैं समझती हूँ कि 4 धाम यात्रा के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। रविशंकर जी, तो बातें हो गई व्यवसाय की और इन्वेस्टर्स की, लेकिन एक तरफ मुझे ये जानना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से वह धर्म विशेष को लेकर के राजनीति करती रही है और उस राजनीति के सहारे वह सत्ता की सीट्स पे पहुंची। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर आदमी की पॉलिसी होती है, हर पार्टी की पॉलिसी होती है। उनकी पॉलिसी है कि हिंदू के लिए काम करना है, हिंदुत्व के लिए काम करना है, सारी चीज है। लेकिन उसको क्या लगता है कि नकल करके राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चलकर ये बताना चाहते हैं कि एक धर्म से संबंधित पार्टी भाजपा नहीं है, वह भी उससे संबंधित है? कुछ ऐसा तो नहीं सर? इसके 2 पहलू हैं। पहला तो देखिए, जहां तक राहुल गांधी की यात्रा की बात है, निश्चित सी बात है भाई वो धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं तो जनता उस तरह से देखेगी। दूसरा जो आपने कहा, एक पार्टी है जो एक पर्टिकुलर धर्म को, ऐसा कभी नहीं है। और कम से कम वरिष्ठ जो उच्च नेतृत्व है उनका, उन्होंने कभी नहीं माना। अभी मोहन भागवत जी ने भी मुसलमानों को लेकर बड़ा बढ़िया बयान दिया था कि उनको भी मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। ये वोट की राजनीति है, इसमें धर्म इस्तेमाल किया जाता है, तो हो सकता है वो भी कर रहे हो। देखने की बात ये है कि राहुल गांधी अगर उत्तराखंड आ रहे हैं तो क्या वो मणिपुर गए थे? क्या उनको जितना उत्तराखंड प्यारा है, भोपाल मध्य प्रदेश प्यारा है, उतना क्या मणिपुर भी प्यारा है? या उनके अपने सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ हैं जिनके लिए वो धर्म ए या धर्म बी या धर्म सी की बात करते हैं? कोई भी राजनेता, मैं किसी की बात नहीं, कोई भी राजनेता अगर किसी एक धर्म के लिए बात करता है, जैसा कि परिलक्षित होता है भाजपा के साथ, ये बात तो जरूर करते हैं। इनका जो टॉप लीडरशिप है वो हमेशा ऐसे स्टेट, चाहे गौ वाले पे दे दीजिए, देख लीजिए, साफ मोदी जी ने कभी नहीं कहा, उन्होंने हमेशा कहा कि साहब इस लिंचिंग को हटना चाहिए। अभी मोहन भागवत जी ने मुसलमानों को लेकर बहुत अच्छी बातें कही। आप नीचे के स्तर पे आ जाइए, बजरंग दल हो, हिंदू परिषद हो, और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट संगठन इनके हैं, वो इवन इनका जो मेन संगठन है आरएसएस, वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। तो ये इनका एक राजनीतिक स्टंट है। अब रही राहुल गांधी की बात, तो अगर राहुल गांधी ऐसा परिलक्षित करना चाहते हैं कि वो सिर्फ हिंदू हैं या सिर्फ मुसलमान हैं, तो किसी भी राजनेता के लिए ये उचित नहीं है। और मेरे को लगता है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं या कोई भी नेता अगर ऐसा कर रहा है तो गलत है। जहां तक राहुल गांधी की इस यात्रा की बात है, तो निश्चित सी बात है, एक समय है और अभी मंदिर बंद भी होने वाला है, इस साल की यात्राएं खत्म भी हो जाएंगी, तो हो सकता है वो उनका व्यक्तिगत हो, ऐसी इच्छा हो कि हाँ भाई व्यक्तिगत रूप से हम चले जाएं। लेकिन अब इस समय 5 जगहों के चुनाव आसन्न है, तो उन आसन्न चुनावों के आधार पे जरूर उसको देखा जाएगा और उसको इस तरह से एनालाइज भी किया जाएगा कि भाई 5 राज्यों को चुनाव है तो वो चार धाम यात्रा पे भी आए, कोई बुराई नहीं है। सवाल यह है कि धर्म से जुड़ना किसी राजनेता का बुराई नहीं है। धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना, वोट बैंक की राजनीति की तरह इस्तेमाल करना, ये गलत है। और ये जो भी राजनेता करता है परिलक्षित है, और वो तुरंत, अच्छा उसमें आप कहिए ना, जैसे मैं कहूं ना किसी का नाम लेके, तो बड़ी खास बात है, हम कहें ना कहें, भाजपा वाले खुद ही समझ जाएंगे कि कहा किसके लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको तो शुरू से ही मालूम है कि ये काम कौन कर रहा है। एक बार एक बात हुई, एक जगह एक पुलिस वाले, एक आदमी कुछ ऐसे ही नारे लगा रहा था कि साहब जो है देश का नेता भ्रष्ट है। सब पकड़ के पुलिस वाले उठा के लेके चले गए। तो बोले कि साहब मैंने कब कहा कि हमारे देश का नेता भ्रष्ट है? क्या तुम कहे ना कहे यार, हम बेवकूफ है क्या? हमको नहीं मालूम है क्या कि कहाँ का नेता भ्रष्ट है? ये तो सिर्फ एक बात थी, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं वो उसी तरह से चल रही हैं। अच्छा चलिए, एक चीज बताइए सर, जैसे पिछले दिनों से राजनीति का माहौल आप देखते आ रहे हैं, 24 का चुनाव सामने है, लोकसभा का चुनाव 24 में प्रस्तावित शुरुआती दौर में ही होना है, तो क्या इस तरह की धार्मिक यात्राओं से पार्टी को फायदा मिलता है? ना, देखिए, हम जहां तक भारतवर्ष की बात है, हम लोग धार्मिक विचारधारा के लोग हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम भारतवासी, खासकर हिंदी बेल्ट, तो धार्मिक मतलब विचारों से ओतप्रोत जनता है। तो इस बात को हमारे नेता भी जानते हैं और वो उसको उस तरह से इस्तेमाल भी करते हैं। चाहे किसी मंदिर का उद्घाटन करना हुआ या कुछ हुआ या इस तरह का कोई भी कार्यक्रम हुआ, तो वो उसको उसी फ्रेमवर्क में भी रखते हैं कि हमारा मंदिर अभी आधा ही बना, तो क्या हुआ, अभी ये नवंबर के चुनाव है तो उसका ये काम हो जाना चाहिए। मंदिर आधा बना उससे भी मतलब नहीं है, अभी पूरा 3 मंजिल तैयार नहीं हुआ उससे भी मतलब नहीं है, लेकिन यह है कि उद्घाटन होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई राजनेता भी हम ही लोगों के बीच से जाते हैं और चूंकि जनता धार्मिक है और उनको ऐसा लगता है और उन्होंने पिछले एक्सपीरियंसेस से देखा है कि साहब धर्म को अगर इस्तेमाल करो तो वोट बैंक में कहीं फायदा मिलता है, तो भाई वो भी सामाजिक लोग हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए संजीव वर्मा जी, रविशरण जी का सीधा सीधा कहना है कि जिस तरह से अगर राहुल गांधी को आप देख रहे हैं तो आपको भी तो देखा जाता है उसी नजर से। संजय जी देखिए, सनातन का विरोध करने वाले, सनातन को गाली देने वाले और सनातन को पूर्ण रूप से समाप्त कर देने की बात करने वाले आज जिस तरह से केदारनाथ की एक राजनीतिक यात्रा पर है, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, हिंदुत्व की बात के ऊपर सवाल उठाते हैं, हिंदुत्व को आतंकवाद की बात करते हैं, और जिस तरह से जिनके समय में सबसे ज्यादा दंगे हुए, चाहे आप मलियाना कांड देखें, चाहे मुरादाबाद कांड देखें, चाहे भागलपुर के दंगे देखें, चाहे भोपाल के दंगे देखें, जिनके समय पर सबसे ज्यादा आतंकवाद था, जिनके समय पर सबसे ज्यादा आतंकवाद था, जो बोलते थे देश के संसाधनों पर पहला 12% का अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा, लेकिन अल्पसंख्यकों को के लिए उन्होंने क्या किया? जब हमने 3 तलाक हटाया तो उसका भी इन लोगों ने विरोध किया। जब हम यूसीसी लाने की बात आई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसका भी इन लोगों ने विरोध किया। आप अपना स्टैंड तो क्लियर करिए, आप हैं तो कहाँ हैं? और कोर्ट के ऊपर आप जनेऊ धारण कर लेते हैं। आपको तो बाबा केदारनाथ की 3 बार बाबा केदारनाथ की नगरी में जाकर बाबा केदारनाथ के मंदिर पे आपको पश्चाताप यात्रा करनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। जो आपने सिख नरसंहार कराकर हजारों सिखों को जिंदा जलाने का राहुल गांधी ने किया था, इनके परिवार ने तो किया था, इनके पिताजी ने तो किया था। राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। गांधी परिवार के हाथ में कोई अगर इस तरह की घटना होती है तो जो प्रधानमंत्री उस जिम्मेदार होता है। इनके परिवार, मणिपुर की घटना की जिम्मेदारी किसको दी जाए? इनके परिवार ने जिस तरह से आतंकवाद को पूरे देश को आतंकवाद में झोंका, इनके परिवार ने जिस तरह से जबरन नसबंदी पूरे देश भर में करके युवाओं के साथ अत्याचार किया, मैं सोचता हूँ उन सारी बातों के लिए इनको पश्चाताप करना चाहिए, राहुल जी को पश्चाताप करना चाहिए, और इस यात्रा को पश्चाताप यात्रा के रूप में कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए कि राहुल गांधी जी की यह पश्चाताप यात्रा है। जी जी, उमा जी, रवि जी के पास चलो, उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न। उमा जी, क्या इस तरह से जो राजनीतिक यात्राएं होती हैं, क्या उसका राजनीतिक लाभ मिलता है? धार्मिक यात्राओं की मैं विशेषकर बात करूंगा। देखिए, राजनेता कहीं भी घर से निकल कर गया तो वो ये सोचकर ही निकलता है कि मैंने आज जो घर से बाहर कदम रखा है, इसका कुछ ना कुछ फायदा मेरी पार्टी को जरूर होगा, इसका कुछ ना कुछ फायदा मेरे लोगों को, मेरा जो वोट बैंक है उसको होगा। ये हर व्यक्ति जो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है वो इस बात को हमेशा ध्यान में रखता है, चाहे वो कोई पार्षद हो, कोई और छोटा नेता हो या देश के प्रधानमंत्री हो। वो हमेशा, अगर देखिए आप, एक कोई छोटा सा नेता भी होता है, गली मोहल्ले के भी नेता होते हैं, वो जब घर से बाहर निकलते हैं तो सबको नमस्ते जी और भाभी जी ठीक हो, बहन जी ठीक हो करते हुए निकलते हैं। उनको लगता है कि कम से कम जो भी मेरी लोकेलिटी में मेरे साथ के लोग हैं, ये मेरे साथ जुड़े रहें और मैं इनके साथ मतलब खड़ा रहूं। ये नेता का गुण है, यही नेतृत्व क्षमता है, चाहे वो एक छोटा नेता हो चाहे देश के। संजय जी, आज राहुल गांधी जी जब वहां पर केदारनाथ में यात्रा, जानता है कि ये किस भाव से आ रखे हैं और ये इनके अंदर कितना बड़ा हिंदुत्व है। मुझे आज वो जिस समय अपनी यात्रा पैदल यात्रा कर रहे थे, पैदल चल रहे थे,
वहां पर जबरदस्त तरीके से मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। तो मैं सोचता हूँ आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है राहुल गांधी। अच्छा, अंतिम प्रश्न रवि शरण जी उमा जी कुछ कह रहे थे, फिर रवि जी के पास में खत्म करूंगा आज की। देखिए वर्मा जी बड़े खुश होते हैं जब कुछ लोग जाके कहीं मोदी मोदी जी के नारे लगा देते हैं। बड़ा बिल्कुल होना चाहिए हमारे नेता देश में, नहीं बिल्कुल हमारे भी नेता, हमने कब मना किया, देश के प्रधानमंत्री है, हम तो बिल्कुल आपको भी खुश होना चाहिए, बिल्कुल इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक नाम पूरे देश में, और आप लोगों ने जिस तरीके से उनके नीचे के सभी नामों को, कोई सेकेंडरी आप लोगों के पास लाइन नहीं है कि जो आपके सेकंड पंक्ति के नेता हो। मैं तो कई बार बड़ी हैरानी होती है कि कल को जब मोदी जी नहीं रहेंगे तो उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, फिर किसको आप लोग बोलेंगे कि हाँ ये हमारे नेता है। ये तो बड़ा प्रश्न, कल के प्रश्न में कल के जी ये गलत बात आप बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं। आपके दिमाग में हमेशा जो है एक जहर, जो माननीय मोदी जी के लिए आपके मनों के अंदर एक जहर भरा हुआ है। किया है उससे आप लोग भयाक्रांत हैं, उससे आपको भय है। और जिस तरह से केजरीवाल परसों मीडिया का जवाब देने के लिए भाग खड़े हुए, शर्म आनी चाहिए। और केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है कि वो दोषी है। चलिए स्वीकार कर लिया कि वो दोषी है। अंतिम प्रश्न आपसे, उत्तराखंड में केवल, ठीक है मैडम, ठीक है जी, उत्तराखंड में केवल 5 लोकसभा की सीटें हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस यहाँ पे धार्मिक यात्रा के नाम पे लोग बड़े नेता आते हैं, तो क्या ये माना जाए केवल उत्तराखंड को नहीं बल्कि पूरे देश में मैसेज देना चाहते हैं? निश्चित सी बात है। अभी 10 तारीख को मोदी वो आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, तो उसका क्या जवाब देंगे? मैं पहले तो बात पे जाते, तो उन्होंने कहा कि राम के अस्तित्व को नकार दिया। अभी ये तो महान राष्ट्रवादी सरकार है, इसने भी तो अभी सुप्रीम कोर्ट में लिखे दिया है कि साहब वो जो राम सेतु बना था वो एग्जिस्टेंस ही नहीं था, तो वो किसने नकारा? मेरा सवाल यही है। आप किसी भी तथ्य को ऐसे तोड़ मरोड़ नहीं सकते। रही बात इसकी कि आरोप प्रत्यारोप, भाई आप लोग राजनीतिक लोग हैं, आप लगाते रहिए, लेकिन जहां तक जनता की बात है, जनता जिस तरह से देखती है वो ये जरूर देखना चाहेगी, चाहे वो नेता केदारनाथ में खड़ा हो, चाहे वो नेता मणिपुर में खड़ा हो, वो जनता जरूर देखना चाहेगी कि वो उसके लिए जनता के दिल में दर्द कितना है। और सिर्फ इतना नहीं है, विकास की बात करके अगर आप ये कह देते हैं कि साहब 5 साल तक और राशन बंटेगा, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों की स्थितियां आगे आने वाले 5 साल तक सुधरने वाली नहीं है। ये ज्यादा बड़ी। चलिए, धन्यवाद रवि शरण जी, धन्यवाद संजीव वर्मा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद उमा सिसोदिया जी। बड़े नेता जब भी देवभूमि आएंगे तो धार्मिक यात्रा भले हो कहे, लेकिन राजनीतिक चर्चा लाजमी है। और राजनीतिक अगर चर्चा होगी और उस समय चुनाव का दौर चल रहा हो, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो ये केवल इस प्रदेश की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। पहले तो ये भी देखा जाएगा कि उस 5 राज्यों में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, लोकसभा का चुनाव मुहाने पे है। मुहाने का मतलब अगले साल प्रस्तावित है, 24 में चुनाव होना है। तो बट नेचुरल है कि अगर यात्रा है तो उसको लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर भी देखा जाएगा। परिणाम क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। तब तक देखते रहिए VIP न्यूज। धन्यवाद।